हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमन है और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं आपके लिए उड़ान स्कीम पे ऐसे लेकर आऊँगा, तो मैं आ गया हूँ। इससे पहले हम ऐसे को स्टार्ट करें, एक बहुत बेसिक सी चीज़। जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं उसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरी होती है उसकी बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। एसएससी में जो ऐसे आता है वो 250 वर्ड्स का आता है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 50 वर्ड्स का होना चाहिए, बॉडी 150 टू 160 वर्ड्स के अराउंड होनी चाहिए और जो कंक्लूजन है वो फिर से 40 टू 50 वर्ड्स के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं उड़ान स्कीम की। तो यदि हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारे फर्स्ट 50 वर्ड्स होंगे, जो हमारे एस्से की स्टार्टिंग होगी, तो जब भी हम कोई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में कोई एस्से लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उस स्कीम का एम क्या है ये पता होना चाहिए, किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च हुई और किस मिनिस्ट्री के अंडर वो आती है। ये 4-5 चीज़ें हमें मेंशन करनी काफ़ी ज़रूरी होती हैं। तो ये जो स्कीम है उड़ान, इसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक और इसको पीएम मोदी ने ही लॉन्च किया था शिमला में, शिमला हिमाचल प्रदेश में। इसकी पहली फ़्लाइट एक्चुअली वहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और इस स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, लेट द कॉमन मैन फ्लाई, कि एयर ट्रैवल है उसे आम आदमी की पहुंच तक ले जाना। ठीक है ना, मैं हैं आप हैं तो उनकी पहुंच तक लेके आना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दूसरा, जो हमारा कंट्री है वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? एयरपोर्ट्स, फिर जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ होती हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, इन सब का डेवलपमेंट करना। और इनके साथ साथ जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे पायलट्स हो गए, ठीक है, या जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में बैठते हैं वो लोग, ये सब चीज़ें कहीं सिविल एविएशन के अंडर में आती है। ठीक है, और जो इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? उड़ान स्कीम और उड़े देश का आम नागरिक वॉज लॉन्च बाय पीएम मोदी फ्रॉम शिमला हिमाचल प्रदेश ऑन अप्रैल 27 2017। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर टू मेक एयर ट्रैवल चीप एंड अफोर्डेबल, promote air transport infrastructure development and facilitate regional air connectivity by connecting unconnected routes. It comes under the it comes under the ambit of Ministry of Civil Aviation and its executing agency is Airports Authority of India. ठीक है, अब बात आती है कि इस स्कीम को लॉन्च करने की या लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो हमारे बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, यहाँ तो ऑलरेडी एयर ट्रैवल है, यहाँ फ़्लाइट्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन और जैसे शहर हैं, जैसे मैं हरिद्वार में रहता हूँ, या जैसे देहरादून है, ठीक है, या जैसे लखनऊ है, ये जो टियर 2 काइंड ऑफ सिटीज़ हैं, यहाँ भी एक बहुत अच्छी मिडल क्लास रहती है। इन रूट्स को, इन सिटीज़ को कनेक्ट करने की बहुत आवश्यकता है। प्लस दूसरा, और जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है या जो हिल स्टेट्स हैं, यहाँ भी एयर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट करना या एयर ट्रैवल का या एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यदि हम अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहते हैं और इफ़ेक्टिवली कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये था लॉजिक इस में है कि इस स्कीम की ज़रूरत क्या थी। अब आते हैं इस स्कीम के कुछ की फ़ीचर्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये जो स्कीम है, इसमें आपको एक बात पता होना चाहिए कि इस स्कीम में जो एयरलाइंस हैं वो रूट्स के लिए बिड लगाती हैं। अब एग्जांपल लीजिए, देखिए दिल्ली मुंबई जैसा रूट है, इस पे ऑलरेडी काफ़ी ट्रैफिक है, तो यदि इस पे 5 या 6 एयरलाइंस कम्पीट कर भी रही हैं तो वो सब की सब कहीं न कहीं ब्रेक इवन कर रही हैं, अपना प्रॉफ़िट कमा लेती हैं। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा रूट है, आप फ़र्ज़ कीजिए इंदौर टू मुंबई का रूट है। अब जितनी डिमांड दिल्ली टू मुंबई रूट पे होगी, तो शायद उतनी डिमांड दिल्ली टू इंदौर रूट पे ना हो, शायद उसका फ्रैक्शन भी ना हो। तो यही कारण है कि अगर यहाँ पर 3 या 4 एयरलाइंस कम्पीट करेंगी तो कहीं न कहीं वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, रूट्स की बिड लगानी शुरू करी और जो एयरलाइन सबसे कम बिड प्रेज़ेंट करेगी, उसको वो रूट अलॉट कर दिया जाएगा। यानी कि उस रूट पे वही एयरलाइन आरसीएस स्कीम के अंडर अपने प्लेन्स उड़ाएगी। ठीक है? सो ये दुनिया में अपने तरह की पहली स्कीम है जहाँ एयरलाइंस रूट्स के लिए और सीट सब्सिडीज़ के लिए बिड लगाती हैं। हमारी स्कीम, ये जो स्कीम है, इसकी ड्यूरेशन 10 ईयर्स की है। अब बात करते हैं, जैसा मैंने जब इंट्रोडक्शन में इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया था, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव निकल कर आया था, वो ये था, मेकिंग एयर ट्रैवल चीप एंड अफोर्डेबल। तो गवर्नमेंट ने
उसके लिए सबसे पहला कौन सा स्टेप लिया है, वो ये लिया है कि जो आपकी आवर लॉन्ग फ्लाइट्स, यानी कि जो फ्लाइट्स जिनकी ड्यूरेशन 1 घंटा या उससे कम है, ठीक है, या जो 500 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस कवर करती हैं, उनमें उन एयरक्राफ्ट्स की जो 50% सीट्स हैं, उनकी वैल्यू 2500 रुपीज़ से फिक्स कर दी जाएगी। ये गवर्नमेंट ने किसके लिए किया? ये गवर्नमेंट ने जो हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, उसको एक इंसेंटिव दिया है। ये इंसेंटिव उनके लिए है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यदि 2500 रुपीज़ एक सीट का टिकट होगा तो कहीं न कहीं ये हो सकता है एयरलाइंस के लिए वायबल ना हो। तो गवर्नमेंट ने एयरलाइंस को इंसेंटिवाइज़ करने के लिए भी एक मेन पॉइंट रखा है, वो कॉन्सेप्ट है वैल्यू गैप फंडिंग का। वैल्यू गैप फंडिंग क्या होती है? अगर एयरलाइंस को लॉसेस होते हैं इस वजह से, तो जो लॉस होंगे वो गवर्नमेंट फंड करेगी, यानी कि वो गवर्नमेंट कवर करेगी, और ये जो लॉसेस हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में शेयर्ड होंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ने और अफोर्डेबल बनाने के लिए और एयरलाइंस को और इंसेंटिवाइज करने के लिए जो आपके आरसीएस रूट्स हैं वहाँ सर्विस टैक्स और जीएसटी में भी कंसेशन दिया है अगले 10 सालों के लिए। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव रखा वो रखा आम आदमी के लिए। अब जो इंसेंटिव्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं एयरलाइंस के लिए, कि एयरलाइंस को क्या इंसेंटिव्स हैं। तीसरा, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो एयरपोर्ट्स एयरलाइंस को प्रोवाइड करते हैं। जैसे जब किसी एरोप्लेन को लैंड करना होता है रनवे पे, तो वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टर्मिनल नेविगेशन का यूज़ करता है। तो ये टर्मिनल नेविगेशन फ्री नहीं होता है, इसकी एक कीमत होती है जो एयरलाइंस को पे करनी होती है, और कहीं न कहीं ये प्राइसिंग एयरलाइन आप पैसेंजर से ही वसूलती हैं। ये सब आपको एयरलाइंस को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आरसीएस रूट्स पे, और इनकी कॉस्ट कौन वहन करेगा? ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन चीज़ों की कॉस्ट बेयर करेगी। ठीक है ना? तो मेन पर्पस क्या है कि ये जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं इनकी कीमत एयरलाइंस पैसेंजर से ही वसूलती हैं। तो अब एयरलाइंस से इनकी इनकी कॉस्ट वसूली नहीं जा रही है, तो कहीं न कहीं वो चीज़, ये बेनिफिट शायद पैसेंजर को भी पास ऑन होगा। ठीक है? इसी तरह एक चीज़ होती है रूट नेविगेशन। ठीक है? इसको डिस्काउंटेड रेट्स पे एयरलाइंस को प्रोवाइड किया जाएगा आरसीएस रूट्स पे। अब आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या प्रोवाइड करेंगी? तो जो आपकी यूटिलिटीज़ होती हैं, यूटिलिटीज़ कैसे, वाटर वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या और जो यूटिलिटीज़ होती हैं, ये कंसेशनल रेट्स पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करेंगी। वहीं जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो जो यदि एयरपोर्ट बनाना है कोई, तो उसके लिए जिस लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, या किसी एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना है उसके लिए जो लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करेंगी। दूसरा, एंसिलरी डेवलपमेंट। अब जैसा कि आप जानते हैं एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनके लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इनके लिए तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ भी बनानी होंगी। तो इसी तरह जो एंसिलरी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके डेवलपमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करेगी। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ एविएशन फ्यूल के ऑयल डेपोज़ बनाएगी। ठीक है? और वो कैसे बनाएगी? वो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर ऑयल कंपनी से कोऑर्डिनेट करेंगी। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। एक जो 8th फीचर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस स्कीम का, वो है कोड शेयरिंग। होता है, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं फालतू आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के क्यों मिसलीड करूँ। तो ये एक फ़ीचर है, अगर आप मेंशन करना चाहते हो अपने एस्से में तो कर सकते हैं। तो ये हो गए की फ़ीचर्स। अब बात करते हैं इश्यूज़ की, कि इश्यूज़ क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा एविएशन सेक्टर है, जैसे आपने जेट एयरवेज़ का केस देखा, काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, मतलब जेट एयरवेज़ एकदम बैंकरप्ट हो गई। ठीक है ना? तो हमारे एविएशन सेक्टर इस समय क्राइसिस से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो फाइनेंशियल स्ट्रेस है। ठीक है? फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों है कि देखो, एक तो जो एविएशन फ्यूल है उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई है, और ये इंडिया में प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो एविएशन फ्यूल पे काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी या कोई टैक्स लगाती है। दूसरा, चूँकि एविएशन फ्यूल की कॉस्ट हाई है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी कहीं न कहीं बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा। दूसरी चीज़, जो हम फ्यूल हैं वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, और जब हम कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो, और ख़ासकर जो फ्यूल है उसे इम्पोर्ट करते हैं, तो हमें उसकी पेमेंट डॉलर्स में करनी होती है, और यदि रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो कहीं न कहीं हमें ज़्यादा डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो कहीं न कहीं ये आपकी हाई ऑपरेशनल कॉस्ट में और फाइनेंशियल स्ट्रेस में एड अप कर जाती हैं। तीसरा, और एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो ये है कि जो रीजनल एयरलाइंस है काफ़ी सारी,
वो भी डिफंक्ट हो गई है। जैसे आपने एयर डेकन का नाम सुना होगा। एयर डेकन एक ऐसी एयरलाइन थी, पहले चलती थी, उसको दोबारा रीस्टार्ट किया गया था इस स्कीम आने के बाद, लेकिन अब वो दोबारा डिफंक्ट हो गई है। तो कहीं न कहीं हमारा एविएशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से गुज़र रहा है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी जो एयरलाइंस फेस करती हैं, लेकिन और भी प्रॉब्लम्स हैं, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं जो एयरलाइंस को फेस करनी पड़ती हैं, या कोई गवर्नेंस प्रॉब्लम्स हैं वो भी एयरलाइंस को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है? दूसरा, हमारे यहाँ जैसा कि आप जानते हैं डिमांड एकदम से बढ़ी है। मिडिल क्लास बढ़ी है तो उस वजह से भी डिमांड बढ़ी है, और दूसरा इस स्कीम के आने के बाद से डिमांड में और ज़्यादा ग्रोथ आई है। ठीक है ना? तो अब जब पहले हमारे पास इतने सारे पायलट्स थे नहीं, ठीक है ना? क्योंकि पहले डिमांड इतनी थी नहीं तो पायलट्स भी उस हिसाब से थे, लेकिन अब डिमांड काफ़ी बढ़ गई है अचानक से। तो कहीं न कहीं हमें पायलट्स की शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। दूसरा, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ सिर्फ़ 1 रनवे है, बल्कि मुंबई के लेवल के और सिटीज़ देखेंगे तो किसी एयरपोर्ट में 3 रनवेज़ होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। तो वहाँ रनवेज़ की कमी है, और जो एयरपोर्ट्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं कि वो काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट्स को पार्किंग स्पेस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है? इसी तरह जो हमारे रूट्स हैं, वहाँ इतने स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं कि एयरलाइंस वहाँ अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकें। और एक और चीज़ जो है, जैसा कि यदि आपने देखा होगा तो हमारा जो एक बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हमारे कंट्री में ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स प्रेजेंट थे जो कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाए गए थे या बाद में बनाए गए थे, हमारी जो एयर फोर्स है इनके पर्पस के यूज़ के लिए। लेकिन वो एयरपोर्ट सबके साथ डिफंक्ट पड़े थे। गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं उनको ऑपरेशनल करने की कोशिश करी है। तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स जो एक्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं उनको उनकी मेंटेनेंस करके, उनको ठीक करके ऑपरेट कर लिया गया है, लेकिन उनमें काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी ऑपरेशनल नहीं हैं। ठीक है ना? तो ये कहीं न कहीं एक मिक्स्ड बैग रहा है गवर्नमेंट के लिए कि कहीं गवर्नमेंट के हाथ में सक्सेस भी लगी है तो कहीं गवर्नमेंट के हाथ में फेलियर भी लगी है। तीसरा, इस स्कीम में जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो रीजनल एयरलाइंस है, जो छोटी एयरलाइंस है या लो कॉस्ट एयरलाइंस है, उनका डेवलपमेंट काफ़ी होगा, तो कहीं न कहीं उसमें एक सेटबैक है। क्यों? क्योंकि जो मेन आरसीएस जो रूट्स की जो बिडिंग हुई है, उनमें इंडिगो और स्पाइसजेट और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस का दबदबा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, तो इससे कहीं न कहीं जो छोटी एयरलाइंस हैं, जो एक उम्मीद करी जा रही थी कि उनको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, तो वो नहीं हो पाया है। ठीक है? तो ये थे इश्यूज़। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन की। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इंडिया का एविएशन सेक्टर पहले इतना बड़ा था नहीं, और गवर्नमेंट ने एक बहुत एम्बिशियस स्टेप लिया उसको इम्प्रूव करने के लिए, और काफ़ी हद तक सरकार सक्सेसफुल हुई भी। ठीक है? और जैसा कि आप जानते हैं हर स्कीम को जब भी कोई लागू करी जाती है तो चैलेंजेस आते हैं, वो नेचुरल है, दे आर इंसिडेंटल टू एनी गवर्नमेंट स्कीम। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चैलेंजेस आए हो तो उनकी वजह से हम उस स्कीम को लागू ही ना करें। तो आप देखेंगे कि ये जो इस स्कीम को सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो ये पड़ा है कि जो इंडिया का एविएशन सेक्टर है, जो पहले वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एक मार्केट था दुनिया का, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। ठीक है? और ऑलरेडी देखेंगे तो आप 7 to 8 मिलियन पीपल हमारे एविएशन सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बना है, और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर भी बना है। करीब 30 to 40 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो एविएशन सेक्टर है वो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है? हाउएवर, इस समय जो नीड ऑफ द आवर है वो ये कि जो पॉलिसी मेजर्स हैं या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हमारे जो एविएशन सेक्टर का, उसको कहीं न कहीं इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये काम आपका सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे होगा। तभी जाके हम अपने एविएशन सेक्टर की फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाएँगे। सो आप लिखेंगे कैसे? थैंक्स टू दिस स्कीम, इंडिया इज़ नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड, and it employs millions of people. However, it requires proactive measures and policy support from both the center and the states to solve the challenges faced by the sector so that its full potential can be realized. Okay, so thank you guys. That's all for today, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. So bye. Take care.